स्वागत है। हमने जो बेसिक अंग्रेजी ग्रामर में सेंटेंस बनाना, वर्ब की पहचान, प्रोनाउन और किस पर कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कैसे बनेगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है टेंस। तो टेंस हमारे 6th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, वैसे तो 5th से ही हो जाते हैं। ये हमारी जो अंग्रेजी है उसका बेसिक मेन जो चीज है वो है। अगर बोर्ड क्लास की बात करें तो क्लास 10th में 4 मार्क्स का ये प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर 14। 8 क्वेश्चन इसमें से पुटअप किए जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अगर इसमें ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट टेंस का है, अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। हम जितना इजी हो सके उतना इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टेंस समझने से पहले हम बात करें कि टेंस जो शब्द है वो टाइम का है। टेंस का मतलब काल होता है और टाइम का मतलब जो समय। टाइम और टेंस में क्या फर्क होता है ये हमें ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये ग्रामर का टॉपिक है, ये एक जो हम बातें करते हैं समय को उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं है। टेंस जो है वो समय से निकला है कि समय को अगर आप कालखंडों में विभाजित कर दो, जो टाइम है, जो समय है, उसको अलग अलग कालखंडों में विभाजित करेंगे तो कौन सा काम हुआ है, कौन सा हो रहा है, कौन सा होएगा या फिर कौन सा हो चुका था। यानी कि समय को हम 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला प्रेजेंट समय, प्रेजेंट जो टाइम है। दूसरा होता है समय का कोई बात हो गई है भूतकाल में, और तीसरा है फ्यूचर में। यानी कि टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो टेंस होंगे। कौन सा काम किस समय हुआ उसको बताने के लिए टेंस यूज किए जाते हैं। तो मुख्य रूप से जो टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैंने फ्यूचर के बारे में पहले वीडियो में बता दिया था कि हम इनको जो है मॉडल्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर टेंस में इसको इन्वॉल्व करेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय में कौन सा काम हो रहा है, हो चुका है, होता है। यानी कि पहले भी मैं पहचान बता चुका हूं कि प्रेजेंट है तो लास्ट में है आता है, हूं आता है और हों आता है। उसी प्रकार पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और भूतकाल का मतलब काम हो गया था, थे, थी आता है। ये पहचान पहले बता चुका हूं कि वाक्य के अंत में अगर है आता है तो प्रेजेंट का है, था आता है तो पास्ट का है, आ की मात्रा, ई की मात्रा। उसी प्रकार फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, यानी कि लास्ट में वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये आते हैं। जैसे राम स्कूल जाएगा तो फ्यूचर का है। वापस देख लेते हैं कि टाइम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में। और यही जो इसके जो पार्ट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अब प्रत्येक जो टेंस है, जैसे पहले नंबर का टेंस प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर, इस प्रत्येक जो टेंस है उनको सब डिवीजन यानी उपखंडों में विभाजित किया गया है कि प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 होंगे, पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। मैंने पहले बताया था कि आपको नंबर से याद रखना है, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो काम आएंगे कि 1 नंबर पर टेंस आता है प्रेजेंट नहीं, सिंपल। अब सिंपल कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर। आपको 1 नंबर से याद रखना है, 1 नंबर पर सिंपल आता है
2 नंबर पर कंटिन्यूज आता है, 3 जो नंबर है उस पर परफेक्ट आता है, और 4 नंबर पर परफेक्ट एंड कंटिन्यूज टेंस आता है। प्रेजेंट है तो है लगेगा, पास्ट है तो था, फ्यूचर है तो गागे भी। अब प्रत्येक टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। 1 नंबर पर सिंपल, 2 नंबर पर कंटिन्यूस, 3 नंबर पर परफेक्ट और 4 नंबर पर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। यानी कि सभी टेंस को इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे, हमें ये नंबर याद रखना है, क्योंकि मैंने मेन वर्ब में भी बताया था कि 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, ये पहले बता चुका हूं। 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, 3 बराबर 3। कहने का मतलब है कि 2 नंबर पर कौन सा टेंस आता है? कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। कि 2 नंबर पर कंटिन्यूस टेंस आता है और 4 नंबर पर परफेक्ट एंड कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। कि 2 नंबर और 4 नंबर के टेंस में हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। यानी कि टोटल टेंस हुए 12, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, तो 12 टेंस हो गए। 12 में से 6 जो टेंस होते हैं उनमें आईएनजी मेन वर्ब के रूप में, यानी चौथी फॉर्म हम बात कर चुके हैं, चौथी फॉर्म का हम यूज करेंगे। कौन कौन से टेंस में? 2 कंटिन्यूस, 4, 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, और परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाया जाता है। उसी प्रकार 3 बराबर 3, 3 नंबर पर क्या आता है? परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कि 3 नंबर पर परफेक्ट टेंस आता है, 3 नंबर वाले टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म, यानी कि 9 टेंस तो हो गए। अब सिंपल बचा है, इसमें कुछ कंडीशंस लगती है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो। अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है तो वहां पर कहीं पर अगर हमारा प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है, तो वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी कि एस या ईएस फॉर्म आएगी। प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी प्रकार पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमें मोटे तौर पर याद रखना है कि टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। फिर मेन वर्ब क्या होती है कि जिसके पीछे ना लगे, ने लगे, वाक्य के अंदर ने लगता है लगभग, तो मेन वर्ब होती है 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी, यानी कि दूसरे यानी कंटिन्यूस, चौथे यानी परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। 3 बराबर 3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरे टेंस पर यानी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये मेन रूप से इस प्रकार से है। हिंदी पहचान पहले ही बता चुका हूं, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। जिस प्रकार लास्ट में है लगता है तो प्रेजेंट का वाक्य। अब प्रेजेंट सिंपल का कब होगा? लास्ट में था लगता है तो पास्ट का, लेकिन पास्ट सिंपल का कब होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे। तो सिंपल कोई सा भी हो, लगभग वाक्य के पीछे लगता है ता, ते, ती। अब आपको कोई कह दे कि प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान क्या होती है, तो प्रेजेंट सिंपल है तो ता और प्रेजेंट है तो है। जिन हिंदी वाक्यों के में ता है, ती है, ते है लगता है प्रेजेंट सिंपल की। अब किसी ने पूछ लिया कि पास्ट सिंपल की, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे तो पास्ट सिंपल के। उसी प्रकार फ्यूचर सिंपल में गा देगी लगता है वैसे तो, जैसे राम स्कूल जाएगा, इसमें भी राम स्कूल गया लगा सकते हैं। हम ये याद रखेंगे कि ता, ते, ती लगता है। उसके बाद में कंटिन्यूस टेंस है, कोई सा भी कंटिन्यूस हो, लास्ट में क्या लगता है? रहा, रही और रहें। रहा, रही, रहें। जैसे पास्ट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान क्या होती है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा, था, रही थी, क्योंकि पास्ट में था लगता है और कंटिन्यूस में रहा, तो जिन हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे
उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस में है लगेगा प्रेजेंट में, और कंटिन्यूस में रहा लगेगा। तो जिन हिंदी वाक्यों में तुम्हें रहा है, रही है, रहे हैं लगेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। उसी प्रकार फ्यूचर के रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अगला है परफेक्ट। परफेक्ट में लगता है चुका, चुकी और चुके। कि जिन हिंदी वाक्यों में तुम्हें अगर चुका है, चुकी है तो है यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। चुका था, चुकी थी तो पास्ट परफेक्ट का। चुका होगा, चुकी होगी तो फ्यूचर परफेक्ट का। जिस प्रकार 2 दूनी 4 बराबर आईएनजी कहा था, उसी प्रकार जैसे मेन वर्ब सेम है उसी प्रकार हिंदी पहचान भी सेम ही है। परफेक्ट एंड कंटिन्यूस में रहा, रही, रहे लगता है, साथ में लग जाता है समय। समय के लिए से का यूज किया जाता है समय। यानी एक वाक्य कहूं कि राम सुबह से पढ़ रहा है तो सुबह से यानी कि समय है, तब परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। अगर मैंने कहा कि राम पढ़ रहा है तो समय कहीं पर भी नहीं बोला है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये हमने पहले चर्चा कर ली थी तो ये हमें आते होंगे शायद। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा पहला नंबर का जो टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट में कौन सा एक नंबर पर कौन सा आता है? सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो प्रेजेंट जो सिंपल है, सिंपल आ गया तो हिंदी पहचान ता लगेगा, और प्रेजेंट आ गया तो है लगेगा। तो हिंदी पहचान क्या हुई? कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, लगता है, तो प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसके वाक्य होते हैं। क्योंकि सिंपल के पीछे ता लगता है, प्रेजेंट के पीछे है लगता है। हिंदी पहचान ये है, अगर वाक्य हिंदी में लिखा हुआ तो इस ता है से हम पकड़ते हैं ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। उसी प्रकार अंग्रेजी में इसको पकड़ने के लिए क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब डबल होती है तो जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस लगता है वो सिंगुलर के लिए, तो ये सिंगुलर के लिए है डज। डज में एस लास्ट में लग रहा है, इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हमारा कर्ता एक वचन होगा तो डज का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। हमने प्रोनाउन भी पढ़ लिए हैं। कौन कौन से प्रोनाउन? थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और एक होता है दे। दे का मतलब प्लूरल, सॉरी वे, और दे प्लूरल में आता है। तो ही, सी, इट, और कहें तो दिस और दैट, ये सब सिंगुलर एक वचन है। और किसी का भी कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन का मतलब किसी का नाम जो एक हो संख्या में, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का। फर्स्ट पर्सन आई, आई सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन में नहीं है, फर्स्ट पर्सन में। आई को सिंगुलर माना जाता है लेकिन हर टेंस में इसको प्लूरल माना गया। एक टेंस है जिसमें आई को सिंगुलर माना गया है, वो है पास्ट कंटिन्यूस। तो आई को प्लूरल मानेंगे, आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन में एक और होता है वी,
वी यानी हम, उसके बाद में यू सेकंड पर्सन, ये भी प्लूरल में होता है, और कोई भी दिस का दीज और डेट का दो, दीज और दोज, प्लस कोई भी हमारा प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, कोई भी बहुवचन हो, उसके साथ में किसका यूज करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान ता है, ती है, ते है होता है। जिस प्रकार हिंदी में पहचान उसी प्रकार अंग्रेजी में पहचान होगी। वाक्य में क्या लिखा हुआ आएगा, डू या डज का। तो डू एस फॉर सिंगुलर, जिसके जो एक वचन है उनके साथ डू का डज का प्रयोग किया जाएगा, जो प्लूरल है उसके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, ही लड़के के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग किया जाता है। निर्जीव पदार्थ, जानवर, छोटे बच्चे, उनके लिए इट का। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया। हम वाक्य समझेंगे, उससे समझ में आ जाएंगे, हम पहले बात कर चुके हैं वैसे इनकी। तो मेन वर्ब होती है कि प्रेजेंट सिंपल में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, डू या डज का प्रयोग होता है, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। आगे हम यहां लिख दें कि अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है, सिंपल का मतलब साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का नहीं प्रयोग किया जाए, साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, वह साधारण वाक्य होते हैं। अगर वो है तो हम डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल हो तो आएगा। तो यहां पर हम एक बार स्टार लगा लेते हैं और लिख लेते हैं यहां पर कि अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस, अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव हो, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक यानी हम ब्रैकेट में लिख लेंगे वाक्य में, नोट हिंदी में नहीं, एक तो ये नहीं लिखा हुआ आएगा, एक ये साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा। वापिस बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस, हमारा जो सेंटेंस हो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस हो, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सकारात्मक वाक्य। पहचान क्या होती है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ होता, इंग्लिश में नोट नहीं आएगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा। अगर वो वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन, सिंगुलर यानी सिंगल, एक वचन है, तो क्या होगा, डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल वर्ब की पांचवी फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो, तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू और डज का प्रयोग, डज डू लगता है, डू का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इसके लिए हम चाहें तो स्पेशल नोट ही बना लें कि अंग्रेजी में जो टेंस हैं उनमें केवल दो ही टेंस होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये इसके साथ हम नोट्स भी बना लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, हिंदी पहचान होती है ता है, ती है। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, प्लूरल है तो डू का प्रयोग, डज एस सिंगुलर है तो डज का प्रयोग। उसके बाद मेन वर्ब, अगर वाक्य में डू और डज आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने स्टार लगा ली। कि स्टार लगाने का मतलब है कि केवल सिंगुलर सिंपल सेंटेंस को छोड़कर सबके साथ डू और डज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन सेंटेंस क्या हो, सिंपल या अफर्मेटिव सकारात्मक,
पहचान क्या होती है? हिंदी में बात करने तो नहीं लिखा हुआ है, अंग्रेजी में नोट, उसी प्रकार लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं है, तो वो कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज का प्रयोग नहीं होगा सिंगुलर के साथ में, तो वर्ब की 5 फॉर्म आएगी केवल। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, और प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम यहाँ नोट बना लेते हैं ताकि आगे पढ़े तो हमें कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ हम नोट बना रहे हैं, लैंग्वेज समझ से जाना, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, कि अंग्रेजी में 2 टेंस कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल 1 नंबर, 2 नंबर पर पास्ट सिंपल, दूसरा कौन सा है? पास्ट सिंपल। कि अंग्रेजी में 2 टेंस कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल होते हैं, जिनके सिंपल सेंटेंस में, जिनके केवल सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और बाकी कोई सा भी टेंस नहीं होगा जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाए। वापिस देख लो, 2 टेंस कौन से? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, उसमें कौन से सब सेंटेंस? केवल सिंपल सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं होगा? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ये आप अलग से लिख लेना, बाकी कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं कहूं, उदाहरण समझना चाहें कि राम स्कूल जा रहा है, मैंने कोई समय नहीं बताया है, तो प्रेजेंट, समय नहीं है तो कंटिन्यूस। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि राम गोइंग टू स्कूल, ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस टेंस में कहीं पर भी हमें टेंस का पता नहीं चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया। और 2 ही टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, सिंपल सेंटेंस में, और कोई सा भी सेंटेंस हो उसमें ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब मैं इज लगाऊं तो पता चल गया है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, आर, एम। अगर इसमें यहाँ चेंज कर दूं, वाज लिख दिया, तो राम स्कूल जा रहा था। तो ये आपको समझ में आए होंगे। अब वाक्य लिखते हैं, वाक्य से समझते हैं, लेकिन वाक्य समझने से पहले हम ये सीखें कि इस टेंस का यूज कहाँ किया जाता है। तो यूज करने के लिए केवल आपको एक ही शब्द याद रखना है, उस शब्द का नाम है रूटीन वर्ब। रूटीन वर्क हमें याद रखना है। अगर हमें ये याद है कि रूटीन वर्क, रूटीन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि दिन प्रतिदिन होने वाले कार्य। रूटीन 2 प्रकार की होती है, एक नियमित होती है, एक अनियमित, रेगुलर और इरेगुलर। यानी कि हम बात करें तो मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूं, तो ये नियमित कार्य है। यानी रूटीन 2 प्रकार की, एक तो रेगुलर नियमित रूप से दिनचर्या होती है, एक होती है इरेगुलर यानी कि अनियमित। जैसे कि मैं साल में 2 बार जयपुर जाता हूँ, तो जाता हूँ लेकिन अनियमित रूप से। और अगर मैं कहूँ सुबह में 5 बजे उठता हूँ तो ये रेगुलर है। अगर हमें इतना ही याद है कि प्रेजेंट सिंपल वही टेंस होता है जिसमें रूटीन वर्क हैबिचुअल कार्य को, आदतन कार्य को प्रदर्शित किया जाता है, वही प्रेजेंट सिंपल होता है। और अपने शब्दों में, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है कि अगर मैंने कोई वाक्य बोल दिया, हम बनाते हैं वाक्य, वो बात दूसरी है। अगर मैंने वो वाक्य बोल दिया तो उस वाक्य अगर सिंपल है तो उसका नेगेटिव नहीं बन सकता। सिंपल है तो नेगेटिव नहीं बना सकते। कैसे? अगर मैं कहूं कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सूर्य हमेशा कौन सी दिशा में उदय होता है? पूर्व दिशा में। तो इसका कोई आपको कहे कि नेगेटिव सेंटेंस बना दो, आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि नेगेटिव बनाते सेंस ही खत्म हो जाएगा। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, उसको हम झुटला सकते हैं। जैसे पानी है
वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पानी 100 डिग्री जो सेल्सियस है उस पर गर्म नहीं होता। कहने का मतलब है अगर कोई बात कह दी दृढ़ता के साथ तो उसको नेगेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव है तो उसको हम सिंपल नहीं बना सकते। जैसे बंदर अपना घोंसला नहीं बनाते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि बंदर अपना घोंसला बनाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस टेंस को याद रखना है तो हमें एक ही बात याद रखनी है, रूटीन वर्क। रूटीन कैसा होता है, एक तो रेगुलर एक इरेगुलर। जैसे सूर्य का हमेशा रेगुलर का कार्य है कि वह हमेशा पूर्व दिशा में उदय होगा और फिर पश्चिम दिशा में अस्त हो जाएगा। और अगर मैं कहूं कि मैं साल में 2 बार जयपुर जाता हूं, मैं महीने में 3 बार नागौर जाकर आता हूं, यानी कि कहने का मतलब है कि अनियमित कार्य हो चाहे नियमित कार्य हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। कुछ वाक्य बनाते हैं, हमें ये रूटीन वर्क याद रखना है। वाक्य बनाते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस बनाए, वह विद्यालय जाता है। जब मैंने ये बात बोली उस समय वो काम कर रहा है ऐसा नहीं, अब उसका नियमित कार्य है कि वो कहां जाता है, विद्यालय। इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल है, हिंदी पहचान देख लो, ता है तो प्रेजेंट, ता है तो सिंपल। तो अब इस वाक्य में कहीं पर भी आपको नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं। तो अगर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगी। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, ऐसे चलेंगे और ऐसे आएंगे। सबसे पहले वह विद्यालय जाता है तो वह लड़का है, सब्जेक्टिव केस है तो ही। हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, आगे है मेन वर्ब। मैंने बताया था किसकी क्रिया होती है, जाने की। जाने को क्या कहते हैं, गो। सिंपल सेंटेंस है, कंडीशन क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही सिंगुलर होता है, वह एक जने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो यहाँ पर ही है, ये वर्ब है, इसमें अंतिम जो लेटर है वो ओ है तो ईएस लगाया जाता है। गोज कहां जाता है, टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब मैं कहूं, मैंने यहां लिख दिया हम विद्यालय जाते हैं। अब हम क्या है, प्लूरल है, तो हम है तो वी, हमको वी कहते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, सिंपल सेंटेंस है, किसकी क्रिया होती है, जाने की, तो जाने को कहते हैं गो। यहाँ एस या एस नहीं जोड़ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। यानी कि ये हमारा मेन है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है तो एस या ईएस। कौन से सेंटेंस में, केवल सिंपल सेंटेंस में। अब इसका ही हम नेगेटिव बनाए कि वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव बन गया। मैंने कहा था केवल सिंपल में, कौन सा सेंटेंस, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब नेगेटिव बन गया तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, और जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो वर्ब की एस या एस फॉर्म नहीं आएगी, केवल सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी कि इसी का बनाए तो सबसे पहले ही प्लूरल है या सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, एस फॉर सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई डू या डज, एस फॉर सिंगुलर। तो यहाँ पर डज नॉट कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। ये पहले चर्चा हो चुकी है,
बेसिक जो है हम पहले पढ़ चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी। ही डज नॉट, उसके बाद एस या ईएस यहां आ गया तो आगे क्यों लगा, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे, तो गो, उसके बाद में टू स्कूल। अब लिखूं कि हम विद्यालय नहीं जाते हैं। हम क्या है, प्लूरल है, तो हम यानी वी, उसके बाद में डू। डू क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तीसरे स्थान पर नॉट, उसके बाद गो टू स्कूल। ये वाक्य हमने बनाने पहले सीख लिए हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हम प्रेजेंट सिंपल को और विस्तारित रूप से पढ़ेंगे अभी। पहले हम अपनी जो एडवर्ब है उनको भी साथ में ऐड कर लेते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण कीवर्ड्स, यानी कहने का मतलब है कि कौन कौन सी चीजें आए, कौन कौन सी अपने शब्दों में मीनिंग आए, जिसको देखकर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। तो सूत्र है, उस सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी कल हम विस्तारित रूप से पढ़ लेंगे उन सूत्रों को। और हम अभी सूत्र देखते हैं कि कौन सा सूत्र है। प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब याद करने के लिए, एडवर्ब अपने शब्दों में कहें तो कीवर्ड्स, कि ये वर्ड हैं या फिर एडवर्ब, ये लिखा हुआ है तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भरेंगे। सेंटेंस हम कल बनाने सीखेंगे, सेंटेंस हमने सीख लिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूत्र है एंड ऑफ सुगर, एंड ऑफ सुगर, यानी कि ये हमारा सूत्र होगा एंड ऑफ सुगर। आगे लिखेंगे, ये लाइन पहली लाइन है, एंड ऑफ सुगर ग्रुप, GROUP, ग्रुप है सुपर। ये हमारी ट्रिक है। एंड ऑफ शुगर ग्रुप है सुपर, ये हमारी ट्रिक है। कल हम इस ट्रिक के ऊपर बात करेंगे इन एडवर्ब्स को याद करने के लिए। आज के लिए बस ग्रामर सेशन में इतना ही। अब हम पढ़ते हैं वोकेब। ये हमारे चौथे पार्ट की आगे की मीनिंग है, वोकेबलरी है। पहली है इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है जो आक्रमण करने वाले होते हैं, आक्रमणकारी, भीलों पर आक्रमण किया था। उसके बाद में सीडलिंग। सीडलिंग का मतलब होता है जो छोटा पौधा, अंकुरित पौधा होता है, उसको कहते हैं सीडलिंग। में सीड दिख रहा है, सीड, सीड यानी बीज, तो बीज से पौधा अंकुरित होता है, तो सीडलिंग यानी अंकुरित पौधा। उसके बाद बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब होता है असीमित। बाउंडलेस में बाउंड्री है, बाउंड्री असीमित होती है। अगला है स्प्रेड। स्प्रेड यानी फैलना, कोई चीज फैल जाती है। उसके बाद में सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब जो छोटा पौधा होता है उसको सैपलिंग कहते हैं। रूल। रूल यानी शासन, किसका शासन था उस समय। फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब ललचाना, आकर्षित होना किसी चीज के प्रति। रेन। रेन यानी शासन। रेन, रेन बारिश से याद कर सकते हैं, बारिश का हर जगह शासन होता है। हेडमैन। हेडमैन का मतलब जो परिवार का जो मुखिया होता है। हेड, हेड यानी सिर, सिर हमारे शरीर का मुख्य पार्ट है, इसलिए हेडमैन यानी मुखिया। और लाइट। लाइट का मतलब होता है जो शान से चलते हैं, यानी कि जो चिंकारा जो हिरण थे
वो शान से चलते थे, तो उनको देखकर जो जंबाजी है वो फैसिनेट हो जाते थे। ग्रेन, ग्रेन का मतलब अनाज, ग्रेन में रेन है, रेन से क्या मिलता है हमें, अनाज मिलता है। माइग्रेट, माइग्रेट अभी शब्द बहुत ज्यादा यूज हो रहा है माइग्रेशन पर, और जो प्रवासी आ रहे हैं यानी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जब पलायन करते हैं उसको माइग्रेट कहा जाता है। पेरिस, पेरिस का मतलब नष्ट हो जाना या मर जाना। बेरन, बेरन का मतलब बंजर, बिना रेन के, रेन यानी बारिश, बिना बारिश के कोई जमीन क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है। विजन, विजन यानी जो दिव्य दृष्टि होती, हमारे मस्तिष्क में अचानक से कोई कल्पना आ जाती है जो एकदम सही हो, दिव्य दृष्टि होती है। डेसलेट, डेसलेट का मतलब ऐसी जगह, देश लेट, जिस देश में कोई भी आदमी नहीं हो तो वो लेट हो जाता है, यानी निर्जन या वीरान, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं हो। कमांडमेंट, कमांडमेंट का मतलब धार्मिक उपदेश, जंबाजी ने धार्मिक उपदेश दिए थे। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, किसी काम को करने देने से हम निषेध कर दें तो उसको प्रोहिबिशन कहा जाता है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी में ह्यूमन, ह्यूमन यानी मानव, तो मानवों के प्रति जो हम करुणा रखते हैं यानी मानवता। और लास्ट है ईगरली, ईगरली का मतलब होता है किसी काम को उत्सुकता से करना यानी उत्सुकता। ये आज आपकी वोकेबलरी थी। कल हम जो टेंस प्रेजेंट सिंपल है उस पर वाक्य प्लस उसकी जो एडवर्ब की जो ट्रिक है यानी जो कीवर्ड्स है उनको याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।